हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका फिर से एक बार मीनास के व्लॉग में स्वागत है। और ये जो व्लॉग है उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ स्पेशली नर्सिंग के रिलेटेड कि नर्सिंग की जॉब यहाँ पर कनाडा में आप कैसे ले सकते हो और आपको कैसे अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको हॉस्पिटल में चाहिए या लॉन्ग टर्म केयर में चाहिए तो फिर आपको कैसे अप्लाई करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपका एज अ नर्स कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंस हो, जैसे कि अगर आपने एज अ नर्स आपकी होम कंट्री में पहले काम किया हो, चाहे वो 6 मंथ का हो, 1 साल का हो, या फिर आपने कोई इंटर्नशिप की हो, सो प्लीज़ वो आपका जो भी एक्सपीरियंस है आप आपके रिज्यूमे में ज़रूर से दिखाइए, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी इम्पैक्ट देता है आपके पूरे रेज्यूमे को। सो प्लीज़ वो आप ज़रूर से मेंशन कीजिए आपके रेज्यूमे के अंदर। सेकंड चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे कि आपका कोई भी सर्टिफिकेट से आपने कोई भी कंटिन्यूइंग एजुकेशन आपने लिया है, जैसे कि मास्क फिट हो गया, CPR टेस्टिंग आपका हो गया, या फिर अगर आपने कोई भी हेल्थ सेफ्टी का कोई भी कोर्स किया हो, प्लीज़ आप उसके सर्टिफिकेट्स को ज़रूर से आप उसके सर्टिफिकेट्स के अंदर मेंशन कीजिए, ताकि वो एक बहुत ही अच्छी इम्पैक्ट आपके रेज्यूमे को ज़रूर देगा। सो एक्सपीरियंस ऐड करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका जो भी 1 साल से ज़्यादा प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा हो, तो उस एक्सपीरियंस को यहाँ पर काउंट करेंगे ये लोग। सो यहाँ पर जो भी आपका यूनियन है, ओना है या फिर कोई और भी यूनियन है, सो उस यूनियन के हिसाब से जो भी आपका एक्सपीरियंस है यहाँ पर काउंट होगा, और उसके हिसाब से आपकी सैलरी जो है एक्सपीरियंस वाइज फिर आपको उतनी ज़्यादा मिलेगी। सो ज़रूर आप आपके जो भी एक्सपीरियंस है वहाँ के HR से, आपको इंडिया में अपने या फिर बैक होम में जहाँ पर भी आपने काम किया हो, वहाँ के HR से आपको वो जो है आपका एक्सपीरियंस लेटर और आपने क्या काम किया वो सारा कुछ चाहिए यहाँ पर दिखाने के लिए, ताकि यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस जो है यहाँ के HR जो है वो काउंट करेंगे और आपकी सैलरी जो है वो उस हिसाब से आपको मिलेगी। फिर नेक्स्ट जो स्टेप है वो आपका रेज्यूमे सबसे पहला स्टेप आता है। सो मेक श्योर कीजिए आपका जो रेज्यूमे जो है नर्सिंग के लिए वो बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड होना चाहिए, बिकॉज उसमें अगर आप आपका सर्टिफिकेट डालते हो मास्क फिट का या फिर CPR का, वो CPR अगर होगा तो वो 1 साल के लिए काउंट होगा। मास्क फिट जो है शायद अब 6 मंथ के लिए ही शायद चल रहा है। सो प्लीज़ अगर आपका वो एक्सपायर हो चुका होगा, प्लीज़ आप उसको आप वापस से आप रिन्यू कराओ, वापस से आप CPR करो, वापस से आप मास्क फिट करो, और जो लेटेस्ट है आप उस सर्टिफिकेट को आप उसके अंदर इंक्लूड कीजिए। सो मेक श्योर कीजिए कि आपका जो भी रेज्यूमे है वो काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट और अपडेटेड होना चाहिए, बिकॉज अगर आपका पुराना होगा, आपका एक्सपायर हो चुका होगा कोई भी सर्टिफिकेट, सो वो लोग बिल्कुल भी फिर आपको वापस से वो सब कुछ करना पड़ेगा, और आपके हायरिंग के चांसेस जो है वो थोड़े कम हो जाते हैं, बिकॉज वो लोग सोचेंगे कि ये कैसी नर्स है यार, अपना कुछ भी अपडेटेड नहीं रखती है, और फिर ऐसी ही चीज़ें जो रिज्यूम में आपकी बहुत ही एक बुरी इंप्रेशन जो है हो जाती है वहाँ पर। सो रेज्यूमे प्रिपरेशन के बाद आता है आपके डॉक्यूमेंट्स। सो मेक श्योर कीजिए आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अवेलेबल हो। स्पेशली आपका जो CNO रजिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल भी एक्सपायर नहीं होना चाहिए। मेक श्योर कीजिए कि आपने उसकी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस जो है आपने पे कर दी है और वो आपका अच्छे से रिन्यू हो गया है। सो आपका CNO का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, CNO के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको रेडी रखने हैं। सेकंड जो भी चीज़ होती है आपके सारे सर्टिफिकेट्स, उसमें आ जाता है मास्क फिट का सर्टिफिकेट, उसमें आ जाता है CPR का, और आई थिंक फर्स्ट एड का भी होता है, बट फर्स्ट एड इतना वो लोग नहीं मानते, ज़्यादातर CPR और मास्क फिट ये दो जो है सभी जगह पर मांगते हैं। सो मेक श्योर कीजिए कि वो आपका बिल्कुल भी एक्सपायर ना हुआ हो, वो लेटेस्ट होना चाहिए। देन आपका होता है पुलिस क्लियरेंस का सर्टिफिकेट। सो पुलिस PCC जो है वो शायद आपके पास होगा, या फिर आप एक बार आप हायर हो जाते हो उसके बाद भी वो आप PCC जो है उसके बाद भी आप करवा सकते हो, बिकॉज वो जो है 6 मंथ्स के लिए ही वो वैलिड होता है PCC, अदरवाइज आपको वापस से करवाना पड़ेगा। सो मेक श्योर कीजिए आपके सारे जो भी सर्टिफिकेट्स है वो अगर एक्सपायर हो गए हैं आप वापस से करवाओ, और आप लेटेस्ट जो है सर्टिफिकेट्स अपने पास रखो। एंड देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है वो TB टेस्ट होता है, और आपके जो भी इम्यूनाइजेशन होता है वो। सो मेक श्योर कीजिए आपका TB टेस्ट जो है वो लेटेस्ट होना चाहिए। अगर आपने जो स्किन टेस्ट जो करवाया है वो अगर 6 मंथ्स, कुछ जगह पर 6 मंथ होता है, कुछ जगह पर जो है वो लोग 1 साल का भी वैलिड होता है। सो मेक श्योर कीजिए आप किस जगह पर अप्लाई कर रहे हो वहाँ पर कौन सा वो लोग उसमें लिखा ही होता है जॉब्स के उसमें कि उन्हें 6 मंथ का चाहिए या फिर 1 ईयर का चाहिए। सो मेक श्योर कीजिए आपके पास वो होना चाहिए। अगर आपका स्किन टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है, सो मेक श्योर कीजिए कि आपके पास लेटेस्ट 5 ईयर के अंदर का आपका चेस्ट एक्सरे होना चाहिए।
सो ये चीज़ आपको सबसे पहले प्रिपेयर रखनी है। दूसरा, आपका जो भी इम्यूनाइजेशन है, मेक श्योर कीजिए आपने सारे डोजेस लिए हैं, आपने फ्लू वैक्सीन जो है वो आपने ली है। सो मेक श्योर कीजिए आपका वैक्सीनेशन जो है उसकी सारे प्रूफ आपके डॉक्टर के पास जाकर आप लेकर आओ। उसके साथ आपको आपके डॉक्टर का जो है वो भी चाहिए होगा, सिग्नेचर और उनका स्टैम्प भी चाहिए होगा। और कौन कौन सी डेट पर आपने लिखा है वो सारा डॉक्टर आपको एक पेज में वो सारा आपको इंक्लूड करके देंगे। सो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए वो आपके पास लेटेस्ट होना चाहिए आपका इम्यूनाइजेशन। सो उसके बाद आता है कि आपको अप्लाई कहाँ करना है। सो सबसे फर्स्ट आप डिसाइड कीजिए आपको कहाँ जाना है। आपको जाना है लॉन्ग टर्म केयर में जाना है, आपको हॉस्पिटल में जाना है, आपको रिटायरमेंट होम में जाना है, या फिर आपको रिहैब में जाना है। सो आप डिसाइड कीजिए। और अगर आप हॉस्पिटल में या फिर लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं तो कौन सा लॉन्ग टर्म, कौन सा हॉस्पिटल आपके घर से नज़दीक होगा आपको, जिसमें आप इजीली जा सकते हो। ऐसा ना हो कि फिर अगर आप टोरंटो में हो और आप जो है वो ले रहे हो, लाइक अप्लाई कर रहे हो टोरंटो के आउटसाइड में अप्लाई कर रहे हो, लाइक हो गया मिसिसागा में या फिर ब्रैम्पटन में अप्लाई कर रहे हो, तो वो आपके लिए जाना फिर बहुत ही ज़्यादा आपका ट्रैवलिंग हो जाएगा। सो मेक श्योर कीजिए कि आप आपके नज़दीक के एरिया में जो भी है वो स्पेसिफिकली आप अप्लाई कीजिए उस हॉस्पिटल या उस लॉन्ग टर्म केयर के अंदर। एंड दूसरी चीज़ है कि आपको अप्लाई किस में करना है, आपका इंटरेस्ट किस में है। ऐसा नहीं है कि आप सभी जगह पर आप अप्लाई करके बैठ जाओगे। मेक श्योर कीजिए आपका इंटरेस्ट जो है वो किस चीज़ में है। आपको फॉर एग्जांपल आपको कार्डियोलॉजी में जाना है, आपको पीडियाट्रिक्स में जाना है, आपको जीरियाट्रिक केयर में जाना है, या फिर आपको ओआर या फिर इमर्ज में जाना है। सो उस तरीके से आप डिसाइड कीजिए आपको किस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना है। सो अभी मैं बात करूँगी रेफरेंस की। तो रेफरेंस में ऐसा होता है कि अगर आपका कोई जान पहचान वाला या आपका कोई फ्रेंड जो है एज ए नर्स हॉस्पिटल में काम कर रहा है, सो वो आपको आपके फ्रेंड के हिसाब से आपको रेफ़र जो है वो आपको कर सकता है। सो मुझे लॉन्ग टर्म केयर का तो इतने आइडिया नहीं है, बट हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि अगर आप एज ए नर्स ऑलरेडी काम कर रहे हो और अगर आप आपके किसी फ्रेंड को या किसी और को आप अगर रेफरेंस देते हो, सो ऐसा होता है कि जो पर्सन जो है रिफ़र करता है, सो उसे शायद कोई प्रोग्राम चलता है, उस हिसाब से उस जो भी आपको रेफरेंस देता है उस पर्सन को कुछ पैसे देती है हॉस्पिटल। अराउंड 1000, कहीं पर $1000 होते हैं, कहीं पर $1500 होते हैं, कहीं पर $2000 तक का भी जो भी पर्सन रेफरेंस करता है उसे $2000 तक भी अमाउंट जो है वो हॉस्पिटल देती है। सो अगर आपका कोई रेफरेंस हो तब तो वेल एंड गुड है, आपको जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं इन केसेस के अंदर। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ हाउ टू अप्लाई। सो आपको अप्लाई कैसे करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं लिंक्डइन या फिर ग्लासडोर की बात करूँ, सो मैं थोड़ा अगर सबसे पहले मैं ये सजेस्ट करूँगी आप अगर लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, आप अच्छे से अपना जो है एक प्रोफाइल जो है वहाँ पर आप क्रिएट करो, अपना जो रेज्यूमे जो है वो आप क्रिएट करो और उसमें आप ज़रूर से डालो कि आई एम अवेलेबल टू वर्क, आई एम रेडी फॉर वर्क। उस तरीके से एक जो स्टेटस आता है वो आप वहाँ पर डाल सकते हो। तो कोई भी अगर हायरिंग मैनेजर होता है वो आपका वो जो स्टेटस जो है ओपन टू वर्क वो देखता है और फिर आपको वो जो है कांटेक्ट करता है। सो अगर मैं लिंक्डइन की बात करूँ, सो मेरी पर्सनली अगर बात करूँ तो मैं थोड़ा कम प्रेफर करती हूँ, बिकॉज मैंने जितनी भी जॉब्स के लिए अप्लाई लिंक्डइन के थ्रू किया था तो वहाँ से मुझे बस एक लॉन्ग टर्म केयर था, वहाँ से मुझे एक रिस्पांस आया था। अदरवाइज़ मुझे किसी भी हॉस्पिटल में से कोई रिस्पांस नहीं आया था जिसमें भी मैंने लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई किया था। सो मैं यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप अप्लाई कर रहे हो आप सबसे पहले उस हॉस्पिटल के पोर्टल पर जाओ। वहाँ पर जो करियर का पोर्टल होता है वहाँ पर जाकर आपको एक अकाउंट बनाना होता है, जैसे कि विलियम ऑसलर हो गया, हम्बर रिवर हो गया, UHN हो गया, या फिर सनी ब्रुक हो गया, या फिर स्कारब्रो हेल्थ नेटवर्क हो गया। वहाँ पर जाकर आप आपका जो भी पोर्टल है वहाँ पर आप अपना अकाउंट बनाओ, उसमें आपका जो है अपडेटेड लेटेस्ट रिज्यूमे आप अपलोड करो। वहाँ पर आपका जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी है कुछ भी, वो सब कुछ आप डालो, आपका एजुकेशन है, सब कुछ आपको उसमें ऐड करना है। और फिर ऐड करने के बाद आपको जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए आपको अप्लाई करना है। उसमें जो होता है कि एक्सटर्नल एप्लीकेंट की एक डेडलाइन भी होती है। सो आप ज़रूर से उस एप्लीकेशन की डेडलाइन चेक कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है कि एप्लीकेशन वो लोग जो भी जॉब्स के लिए वो लोग जो भी ओपन करते हैं पोर्टल वो एक महीने तक चलता है। सो सपोज़ वो अगर जनवरी की 1 को खुला है तो वो जो है उसकी डेडलाइन होगी जनवरी 31। तो उस तरीके से ही चलेगा कि आप पहले उसका डेडलाइन देखो वो एक्सपायर तो नहीं हो गया है। सो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए आप अप्लाई करने से पहले कि वो जो है डेडलाइन डेड एंड ना हो गया हो।
अगर आप सिटी की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि सिटी ऑफ टोरंटो के लिए अप्लाई कर रहे हो, सो उसमें ऐसा होता है कि सिटी ऑफ टोरंटो के जो भी रिहैब या लॉन्ग टर्म्स होते हैं, अगर आप उसमें अप्लाई कर रहे हो, सो उसमें भी ऐसा ही होता है। आपको सिटी ऑफ टोरंटो की उस पर साइट पर जाकर आपको अपना खुद का एक वो बनाना पड़ता है अकाउंट, और फिर आपको उसी में से अप्लाई करना पड़ता है। उसमें ऐसा होता है कि आपको एवरी वीक जो है, जो भी वो लोग न्यू जॉब पोस्टिंग्स करते हैं, उसकी आपको ईमेल आती रहती है, तो आपको पता चलता है कि हाँ, इसमें रजिस्टर्ड नर्स की है इस बार, तो मैं अप्लाई कर सकती हूँ। सो मैं ज़रूर से आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप सिटी ऑफ टोरंटो में जॉब करना चाहते हो, सो आप उस तरीके से सिटी ऑफ टोरंटो की उसमें जाकर आप अपना अकाउंट बनाकर आप अप्लाई कर सकते हो। और उनके जो भी ईमेल्स आते हैं, आप उनके साथ आप फॉलोअप ज़रूर करो। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ इंटरव्यू। सो जैसे ही आपकी एप्लीकेशन जो है वो सिलेक्ट हो जाती है, सो आपको जो है आपका जो भी मैनेजर है उसकी तरफ से आपको कॉल आएगा। सो मेरी पर्सनल बात करूँ तो मुझे कॉल ही आया था, मुझे कोई भी उनकी ईमेल नहीं आई थी। सो कॉल आता है आपको, और फिर आपका जो भी इंटरव्यू का जो भी नेक्स्ट स्टेप है, सो उस स्टेप के लिए आपके साथ वो लोग आपकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से एक डेट आपके लिए फ़िक्स करते हैं इंटरव्यू के लिए। सो इंटरव्यू जो है मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट टीम पर होता है या फिर जूम पर होता है। अगर इन पर्सन होता है तो फिर आपको इन पर्सन भी वो लोग बुला सकते हैं, बट अभी तो कोविड चल रहा है, तो मोस्टली सभी जगह पर जो है माइक्रोसॉफ्ट टीम पर ही होता है या फिर जूम पर होता है इंटरव्यू। उसके बाद आपको एक ईमेल आएगी, उस ईमेल में होगा कि आपका जो भी इंटरव्यू का टाइम क्या है और कौन सी लिंक है और किस डेट को आपका इंटरव्यू होगा। सो जैसे ही आपको ये ईमेल आती है, इसका मतलब ये है कि 99% आपको वो जॉब मिलने ही वाली है। बाकी का 1% होता है आप अपने आप को किस तरीके से इंटरव्यू में प्रेजेंट करते हो, और जो भी है लाइक आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो कितना लाइक रेडी है, कितने हिसाब से रेडी है, उसके ऊपर जो होता है डिसाइड होगा। सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू। सो मैं यही बोलूँगी कि आपने जिस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया है, मेक श्योर कीजिए आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जिस हॉस्पिटल के लिए अप्लाई किया है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई किया है, उसका जो भी है मिशन विज़न, और हाँ, मिशन विज़न आपको अच्छी तरीके से, उनका जो भी गोल है उस ऑर्गेनाइजेशन का, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बिकॉज ये क्वेश्चन इंटरव्यू में वो लोग पूछते हैं कि हमारा मिशन एंड हमारा विज़न क्या है, क्या आपको पता है। और अगर उस वक्त आपको पता नहीं होता है, देन इट कुड बी वेरी बैड, ये बहुत ही बुरी इंप्रेशन होती है। सो मेक श्योर कीजिए आप उस हॉस्पिटल के बारे में अच्छे से पढ़े, आप उस जॉब पोजीशन की रिक्वायरमेंट क्या है उसके बारे में आप अच्छे से पढ़े। सो इंटरव्यू में ऐसा होता है कि 3 फेज़ होते हैं। फर्स्ट फेज़ में वो लोग आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछेंगे, उसमें आपको आपका एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस सब कुछ बताना है। और फिर उसमें आपको बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस और वो सब कुछ पूछेंगे। और फिर कुछ बिहेवियरल क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल कि अगर आपका किसी कलीग के साथ हुआ, फिर या फिर कुछ पेशेंट और उसकी फैमिली को आप कैसे हैंडल करोगे, उसमें सारा नियर मिस है, फिर इंसिडेंट रिपोर्ट है, वो सारा कुछ उसमें आपको क्वेश्चंस करेंगे, ताकि वो लोग जान सके कि आप कितने सेफ़ नर्स हो, और आपकी प्रैक्टिस जो है वो कितनी सेफ़ तरीके से आप करोगे। सो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और स्पेसिफिकली अगर आप लॉन्ग टर्म केयर के लिए अप्लाई कर रहे हो, सो उसमें तो बिहेवियरल क्वेश्चंस भर के पूछे जाएंगे। सो फर्स्ट फेज़ में ये होता है। सेकंड फेज़ में होता है कि आप किस स्पेशलिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने कार्डियोलॉजी है या फिर ऑन्कोलॉजी है, इमर्ज है, ओआर है, अगर आपने उसके लिए अप्लाई किया है तो आपको 2 या 3 केस स्टडीज़ देंगे। हाँ, लिटरली आपको 2 या 3 केस स्टडीज़ आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगी। उस केस स्टडीज़ में कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपको सिनारियो देंगे कि भाई पेशेंट की एज ये है, पेशेंट को ये हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑन्को का कर रहे हो, सो उसके रिगार्डिंग उसमें मेडिकेशंस होगी, आपको क्या नर्सिंग इंटरवेंशन करना है वो पूछा जाएगा, पेशेंट के क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे वो आपको पूछा जाएगा। सो उस तरीके से मिनिमम 3 केस स्टडीज़ तो आपको ज़रूर पूछेंगे वो लोग। सो आप मेक श्योर कीजिए आप उसके लिए प्रिपेयर हो। एंड देन लास्ट फेज़ जो है उसमें वो लोग आपको अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताते हैं कि आप जिस डिपार्टमेंट में काम करने वाले हो वो डिपार्टमेंट कैसा है, कितनी नर्सिस है, क्या पेशेंट नर्स रेशियो है, कितने बेड्स है वहाँ पर। और फिर अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आपको डिपार्टमेंट को लेकर कोई क्वेश्चंस है तो आप वो सारे क्वेश्चंस जो है उस टाइम आप कर सकते हैं।
वहाँ पर वो लोग आपको पूछेंगे आपने क्यों ये हॉस्पिटल चुना, आप यहाँ पर क्यों काम करना चाहते हो, आपको क्यों लगता है कि आप इस पोजीशन के लिए एकदम बेस्ट हो। तो वो सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पर करेंगे। और मैं ज़रूर से आपको एडवाइस करूँगी, आप बिल्कुल भी सैलरी को लेकर कोई भी सिली क्वेश्चंस आप वहाँ पर मत करना। अगर आप न्यू हायर हो, आपको पता ही है कि आपने अप्लाई किया, तब आपने देखा ही होगा कि वहाँ पर कुछ कुछ जगह पर सैलरीज जो है ऑलरेडी लिख दी जाती है कि इतनी सैलरी होगी अगर आपका एक्सपीरियंस ये है तो। सो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए आप अप्लाई करने से पहले आप ओना का जो चार्ट है उसमें आप कहाँ पर फिट हो रहे हो सैलरी के बेसिस पर, क्योंकि अगर आपका यूनियन ओना है तो आपको उसी तरीके से सैलरी मिलेगी। वहाँ पर कोई भी बार्गेनिंग, यहाँ पर सैलरी को लेकर बार्गेनिंग नहीं होता नर्सिंग में, प्लीज़ गाइस। सो जब भी आप इंटरव्यू में कोई भी सिली क्वेश्चंस मत कर देना कि मुझे सैलरी कितनी मिलेगी प्लीज़ आप बिल्कुल भी ऐसा मत करना। या फिर अगर कभी वो लोग आपको पूछ दे कि आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हो, तो बिल्कुल भी आप ऐसा कुछ भी मत बोलना। आप ऐसा ही बोलना कि यूनियन के वाइज जो भी सैलरी डिसाइड होगी है, आई एम ओके विद दैट, बिकॉज यहाँ पर आपको कोई भी सैलरी बार्गेनिंग नर्सिंग में नहीं होता है। जो भी यूनियन का डिसाइडेड होता है आपको वही सैलरी आपको मिलने वाली है। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो फिर वो आपको एचआर को जो है वो एक्सपीरियंस लेटर ऑन आपको सबमिट करना होता है। सो उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। और अगर आप सैलरी को लेकर आप क्वेश्चन कर दोगे तो फिर उन्हें लगेगा यार लाइक हाउ डम द पर्सन इज़, लाइक उसे इतना भी नहीं पता, उतना भी उसे यूनियन के बारे में नहीं पता, बिल्कुल भी कुछ पता नहीं होगा, तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा बुरी इंप्रेशन होगी। सो आप बिल्कुल भी सैलरी के बारे में कोई भी क्वेश्चन ड्यूरिंग आपकी इंटरव्यू बिल्कुल भी ना कीजिए। आप जाओ, आपका जो ओना का चार्ट है, ओना की आप वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पर जाकर आप ओना का चार्ट देखो, वहाँ पर जो भी आपका सैलरी है ऑलरेडी वहाँ पर मेंशन ही होती है और वो सैलरी आपको हॉस्पिटल देने ही वाली है, उन्हें देनी ही है। और आपको उतने आवर्स, अगर आप फुल टाइम हो तो जो भी हॉस्पिटल के आवर्स है 35 या 36 आवर्स जो है बाई वीकली आपको, सॉरी वीकली 35 या 36 आवर्स वो आपको मिलने ही वाले हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपको कितने दिन काम मिलेगा ये वो, लाइक आप ऐसे सिली क्वेश्चंस बिल्कुल भी मत करना कि मुझे कितने दिन काम मिलेगा, कौन सी शिफ्ट मिलेगी। शिफ्ट 2 ही होती है अगर हॉस्पिटल में है, डे या नाइट, दोनों 12-12 घंटे की शिफ्ट होती है। सो बिल्कुल भी आप सैलरी या आपकी शिफ्ट को लेकर बिल्कुल भी ऐसे सिली क्वेश्चंस मत कर देना। आपको ऑलरेडी ओना का चार्ट पहले से ही पढ़ लेना है, उसमें आपकी सैलरी जो है ऑलरेडी मेंशन होती है। अगर आप न्यू हायर हो तो आपकी सैलरी यहाँ से स्टार्ट होगी। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का है, 10 साल का है, तो आपकी सैलरी वहाँ पर होगी। सो प्लीज़ ओना का चार्ट आप अप्लाई करने से पहले आप ज़रूर पढ़ लीजिए, उसमें आपकी सैलरी ऑलरेडी मेंशन है और वो सैलरी आपकी हॉस्पिटल आपको 100% आपको देने ही वाली है। सो जैसे ही आपका इंटरव्यू ख़त्म होता है वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि आपको हायर करना है या नहीं। अगर आप हायर होते हो वहाँ पर तो फिर अब जो आपका मैनेजर है वो आपका जो भी आपके एप्लीकेशन है वो एचआर को देगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एचआर है उन्हें देगा। सो अब मैनेजर जो है साइड में हो जाएगा, अब आपका डायरेक्ट कांटेक्ट एचआर के साथ होगा। सो आपको एचआर की ईमेल आएगी, उस ईमेल में वो लाइक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। सो उसमें आपको सारा आपका जो भी सीएनओ का रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका जो भी एजुकेशन का सर्टिफिकेट है, जो भी आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है वो इंक्लूड करना होता है। आपका N95 मास्क फिट, फिर CPR है, फिर TB टेस्ट है, फिर जो भी आपका इम्यूनाइजेशन है डॉक्टर के पास से वो सारे इम्यूनाइजेशन, फिर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट PCC जो है वो लेटेस्ट आपका होना चाहिए। देन उसमें होना चाहिए आपका जो भी स्टेटस है, जो भी आपका कनाडा में PR है, सिटीज़न है या फिर वर्क परमिट है वो होना चाहिए। देन होना चाहिए आपका जो भी वो लोग बैंक की इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, आपकी बैंक की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपका सिन नंबर होना चाहिए। सो ये सारा जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सारे एचआर को भेजने हैं। उसमें एक और चीज़ भी होती है, वो होती है रेफरेंस। सो मेक श्योर कीजिए आप जो है वैलिड रेफरेंस दो। वो लोग 2 या 3 रेफरेंस मांगते हैं। वो रेफरेंस जो है वो आपके प्रीवियस अगर आपने काम किया है तो उसके मैनेजर के होने चाहिए, आपके नर्स मैनेजर के होने चाहिए, या फिर आपके प्रिसेप्टर के होने चाहिए, या फिर आपके कॉलेज के प्रोफेसर के होने चाहिए। यहाँ पर वो लोग पर्सनल रेफरेंस बिल्कुल भी काउंट नहीं करते हैं। सो मेक श्योर कीजिए आप वैलिड रेफरेंस दे, बिकॉज बाकी सब जॉब का तो पता नहीं, बट नर्सिंग में वो लोग ज़रूर कॉल करते हैं, वो लोग ज़रूर उन्हें ईमेल करते हैं और आपके बारे में पूछते हैं। वो लोग ईमेल करके एक फॉर्म जो है हॉस्पिटल फॉर्म भेजती है, जिसका भी आपने रेफरेंस दिया है उनके ईमेल पर एक फॉर्म आता है। वो फॉर्म में वो लोग आपके बारे में लाइक जानना चाहते हैं
कि इस पर्सन ने आपका रेफरेंस दिया है, तो उसकी रेफरेंस लाइक उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, वो सब कुछ जो है फॉर्म जो है फिलअप करके जिसका भी आपने रेफरेंस दिया है उन्हें वापस से HR को ईमेल करना पड़ता है। अगर हॉस्पिटल वाले हैं तो 1 या 2 में वो लोग चला लेंगे, बट अगर उन्होंने किसी थर्ड पार्टी को दिया है, थर्ड पार्टी जो भी क्लियरेंस वगैरह करती है, अगर उन्होंने हॉस्पिटल ने थर्ड पार्टी को दिया है, वो तो फिर बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, वो तो बिल्कुल तीनों के तीनों रेफरेंस मांगेगी ही मांगेगी। और अगर उसमें से किसी एक ने भी कॉल नहीं उठाया तो वापस से आपको 1 या 2 रेफरेंस वापस से आपको देने होंगे। सो मेक श्योर कीजिए कि आप वैलिड पर्सन का और सही पर्सन का, आप सही बंदे का आप रेफरेंस दो। इसमें रेफरेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस केस में, क्योंकि अगर आपने किसी का दिया इनवैलिड दे दिया नंबर या फिर इनवैलिड आपने ईमेल दे दिया तो आपकी जॉब जाने के चांसेस, आपके हाथ में आई हुई जॉब जाने के चांसेस हो सकते हैं। सो मेक श्योर कीजिए आपके रेफरेंस सही से होने चाहिए और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो सारे अपडेटेड होने चाहिए, नहीं तो वो लोग आपको बोलेंगे ये आपका बिल्कुल लाइक आउटडेटेड हो चुका है, आप वापस से ये करवा के हमें लेटेस्ट वाला दो। सो N95 आपको वापस से करवाना पड़ेगा, CPR आपको वापस से करवाना पड़ेगा। सो मेक श्योर आप अपडेटेड ही दो उन्हें। जैसे ही आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चले जाते हैं उसके बाद HR का कुछ दिनों के बाद, सब कुछ वेरिफिकेशन के बाद वापस से HR का ईमेल आता है। उस ईमेल में फाइनली होता है आपका जो भी ऑफ़र लेटर, जी हाँ, जॉब ऑफ़र लेटर उस ईमेल में होता है। वो जॉब ऑफ़र लेटर फाइनली उसमें आपकी स्टार्ट डेट होती है और किस पोजीशन, किस डिपार्टमेंट के लिए आपने अप्लाई किया है वो सारा कुछ लिखा हुआ होता है। उसमें क्या कंडीशंस है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो सब कुछ होता है। कितने आवर्स आपको मिलेंगे, अगर पार्ट टाइम किया हो आपने तो बाई वीकली जो 45 आवर्स है वो होते हैं। अगर आपने फुल टाइम किया हो तो वीकली आपको 37 आवर्स है, उसके हिसाब से आपके उसमें आवर्स भी लिखे हुए होते हैं। उसमें आपकी क्या सैलरी होगी, एग्जैक्ट क्या अमाउंट आपको मिलने वाली है उसके बारे में मैंने पहले ही बात कर ली। वो तो ओना के हिसाब से जो होता है वही अमाउंट आपको मिलने वाली है। सो वो अमाउंट आपकी होती है। मेक श्योर कीजिए आप उस वक्त आप HR को ज़रूर, आपका अगर एक्सपीरियंस है आप HR को ज़रूर वो एक्सपीरियंस सबमिट करो। अदरवाइज़ ऐसा होगा कि आपकी जो सैलरी, आप अपने पैसे जो है वो आप लूज़ कर दोगे और फिर आपको वो जो बेसिक जो बिगनर नर्स की होती है वो सैलरी आपको लेनी पड़ेगी। सो मैं ज़रूर इस फेज़ में आप ज़रूर आप HR को कांटेक्ट कर आपका जो एक्सपीरियंस है आप वो सबमिट करो ताकि आप अच्छी से अच्छी सैलरी लो। सो यहाँ पर ऐसा होता है, हाँ, जैसे कि आपने अपना सारा जो ऑफ़र लेटर आपको अच्छे से पढ़ना है, टर्म कंडीशंस, अगर आप अग्री हो आप उसके ऊपर साइन करोगे और वापस से आप उसे HR को आप स्कैन करके भेजोगे। फिर आप लाइक आप हो जाते हो, लाइक आप ऑफिशियल आप हायर वहाँ पर हो जाते हो। फिर वो लोग होते हैं वो आपको उनका जो भी सिस्टम है, जो भी हॉस्पिटल का जो भी ऑनलाइन सिस्टम है उसका आपको ईमेल भेजेंगे। वो लोग आपका ईमेल जनरेट करेंगे, आपको जो भी सिस्टम है उसका लॉगिन पासवर्ड सब कुछ आपको देगी। सो आपको वो देगी, फिर आपको जो भी लॉगिन पासवर्ड यूज़ करने के बाद आपका अकाउंट बन जाएगा, वहाँ पर आपका पोर्टल बन जाएगा, आपका एम्प्लॉय का जो पोर्टल होता है वो हो जाएगा। वहाँ पर जाकर आप सब कुछ देख सकते हो कि उनके क्या क्या लाइक डिस्काउंट्स है, उनके पोर्टल पे जाकर आपको जो जो बेनिफिट्स है, जो कुछ भी मिलने वाला है सब कुछ उसमें होगा। फिर उसमें ही होता है कि आपको जो भी बेनिफिट्स है उसका, बेनिफिट्स का भी एक्सप्लेनेशन, फिर हुप का एक्सप्लेनेशन है, वो सारा कुछ उसी ईमेल में होता है। तो वो ईमेल आप ध्यान से पढ़ो और उसमें वो करने के बाद आपका ऑनलाइन एम्प्लॉय का जो भी पोर्टल बन जाता है। उसके बाद उसमें कुछ लर्निंग मॉड्यूल्स होते हैं, कुछ ट्रेनिंग्स होती है ऑनलाइन, तो वो आपको करनी होती है बिफोर यू स्टार्ट। उसमें हेल्थ सेफ्टी का होता है, फिर वर्क प्लेस का सेफ्टी का ऐसा कुछ होता है, फिर हॉस्पिटल्स के क्या कोर्स है, फिर क्या है हॉस्पिटल्स के बारे में, वो सब कुछ उसमें होता है। वो सब कुछ आपको ऑनलाइन मॉड्यूल्स जो होते हैं, लर्निंग मॉड्यूल्स, वो आपको क्लियर करने हैं बिफोर यू ज्वाइन, बिफोर योर स्टार्ट डेट्स। सो मेक श्योर कीजिए कि आप वो सारे जो है ऑनलाइन मॉड्यूल्स जो है वो आप कंप्लीट करो सक्सेसफुली। उसके बाद आपका ओरिएंटेशन स्टार्ट होता है। तो जो आपकी स्टार्ट डेट है वहाँ से ही आपका ओरिएंटेशन स्टार्ट होगा। अगर आप NGG प्रोग्राम में जा रहे हो तो उसमें ओरिएंटेशन जो होता है वो 3 महीने का होता है। अगर आप रेगुलरली एक्सपीरियंस के साथ कहीं पर अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आपका ओरिएंटेशन होता है 4-5 वीक का होता है। वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। सो जो भी स्टार्ट डेट है वहाँ से आपको सैलरी मिलना आपको शुरू हो जाता है, आपका ओरिएंटेशन जो है शुरू हो जाता है। कुछ ओरिएंटेशन के दिन ऑनलाइन होते हैं, कुछ में आपको इन पर्सन जाना पड़ता है, वहाँ पर ट्रेनिंग है आपको दी जाती है।
और उसमें नर्सिंग ट्रेनिंग्स होती है और कुछ में आपको फ्लोर पर डाला जाता है, आपको बड़ी नर्स के साथ डाला जाता है कुछ दिन। वहाँ पर आपको उनके साथ काम करना पड़ता है, उनका पूरा सिस्टम जो है, फिर सिस्टम का भी ऑनलाइन ट्रेनिंग होता है कि वो लोग कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जैसे एपिक हो गया या मेडिटेक हो गया। उसका भी 2-3 दिन का उसका ट्रेनिंग ऑनलाइन होता है, वो आपको कंप्लीट करना पड़ता है। फिर कॉर्पोरेट का ट्रेनिंग होता है, फिर यूनियन का एक सेशन यूनियन का होता है, तो यूनियन का ट्रेनिंग आपको लेना पड़ता है। उसमें आपको सारा समझाते हैं यूनियन क्या है, फिर उस तरीके से तो सारा आप अच्छे से ओरिएंटेशन कंप्लीट करो। उसके बाद ही आपको वो लोग एज ए इंडिपेंडेंट नर्स आपको काम करने के लिए फ्लोर पर छोड़ते हैं। तब तक आपको अलाउ नहीं होता है इंडिपेंडेंट काम करना, आपको अपनी जो बड़ी नर्स है उसके साथ ही आपको काम करना होता है। बस ऐसे ही सारी हायरिंग प्रोसेस होती है एंड देन आपका एक्सपीरियंस हो जाता है 1-2 साल का। उसके बाद तो मज़े ही मज़े, आप लाइक प्रो हो जाते हो नर्सिंग में। हाँ, बिगिनिंग में थोड़ी स्ट्रगल होती है बिकॉज कुछ लोगों की गैप हो जाती है, कुछ लोग मेरे जैसे न्यू ग्रेजुएट होते हैं जहाँ जिसका कहीं पर भी कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, उन्हें थोड़ा स्ट्रगल होता है बिकॉज हमारा बैक होम में जो होता है कुछ मेडिसिन अलग होती है, कुछ लाइक जो भी वो लोग यूज़ करते हैं, जो सिस्टम यहाँ पर यूज़ करते हैं, यहाँ पर सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होता है। वहाँ बैक होम में हम पेपर पेन वगैरह यूज़ करते थे, तो बहुत सारी चीज़ें नई होती है। बिगनिंग में काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, बट ऑब्वियसली आपका अगर 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है उसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा एक गुड नर्स बन जाते हो, प्रो हो जाते हो। पहले टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, बट धीरे धीरे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती है आप वो भी मैनेज कर लेते हो। बस यही था। मुझे लगता है वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, बट आई होप कि ये जो भी न्यू नर्सिस है जो भी अप्लाई कर रहे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर से काम आएगा। हायरिंग प्रोसेस जो होता है कुल मिलाकर पूरा 1-1.5 महीना ये हायरिंग प्रोसेस में लग जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको नर्सिंग का इंटरव्यू हुआ और आपको दूसरे ही दिन जॉब मिल गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज वो लोग जो भी ओरिएंटेशन स्टार्ट करते हैं, आप अकेले हायर नहीं होते हो। पूरी हॉस्पिटल में जितनी भी न्यू नर्सेस हायर होती हैं उन सबका ओरिएंटेशन एक ही दिन से शुरू होता है। वो मंथ के फर्स्ट वीक में ही होता है शायद सभी जगह पर। मंथ के फर्स्ट वीक में सभी का ओरिएंटेशन एक साथ शुरू होता है। डजेंट मैटर आपका इंटरव्यू कब ख़त्म होता है, बट आपको लाइक एक्चुअल जॉब या एक्चुअल स्टार्ट डेट है वो सभी के साथ ही आपकी शुरू होती है। जो भी बाकी हायर्स होते हैं उनके साथ ही होती है। आप अकेले को, ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू हुआ और दूसरे दिन आपको जॉब पर बुला लिया, ऐसा नहीं होता है। सारी रिक्वायरमेंट सब कुछ उन्हें आपका क्लियर चाहिए, देन ओनली यू कैन स्टार्ट योर वर्क। काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, 1-1.5 महीना आपको जॉब इंटरव्यू के बाद भी आपको लग ही जाता है फाइनली स्टार्ट करने में। बस ऐसे ही अप्लाई करते रहिए फ्रेंड्स। जो भी न्यू नर्सेस है सभी को बेस्ट ऑफ लक। मैं भी अभी खुद को न्यू ही बोलूँगी बस धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ सब कुछ आ जाएगा। और बस सेफ़ प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आप अगर स्लो हो इट्स ओके, बट मेक श्योर कि आप सेफ़ प्रैक्टिस करो। आपकी नर्सिंग प्रैक्टिस जो है वो पहले से ही सेफ़ होनी चाहिए, बिकॉज आपके लाइसेंस के ऊपर आ जाती है और आपने इतनी मेहनत करने के बाद आपका लाइसेंस लिया हुआ है और आप बिल्कुल भी उसे खोना नहीं चाहोगे, पूरी ज़िंदगी उसे संभाल कर रखना है। मेक श्योर कीजिए, वर्क सेफली और सेफ़ प्रैक्टिस आप कीजिए। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको नर्सिंग के रिलेटेड कोई और कनाडा में नर्स कैसे बने, कोई और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो कनाडा में नर्स कैसे बने वो मैंने डाला हुआ है, आप वहाँ पर मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। और तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।